यस, इसमें कौन सी गैस होती है? एरोप्लेन के टायर्स में। कहीं मैंने हीलियम पढ़ा, कहीं नाइट्रोजन पढ़ा है, कंफ्यूजन है इसमें। ठीक है, तो हीलियम और नाइट्रोजन, ठीक है, कहीं आप पढ़ेंगे कि हीलियम होती है, कहीं आप पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो वो देखो हीलियम, जैसे हम लोग बल्ब में भी आप कहीं पढ़ेंगे कि कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि हीलियम और नाइट्रोजन भी लिखा रहता है। तो एक्चुअल में देखो नाइट्रोजन किस लिए यूज किया जाता है वो हम लोग समझते हैं। नाइट्रोजन और जो है वो या आर्गन, ये सभी क्यों यूज करते हैं? Why it is being used? क्यों यूज किया जाता है? इसलिए कि देखो अब समझो इस चीज को, जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो आयोनाइज्ड होती हैं। जैसे जब भी बल्ब में हम यूज करते हैं, ठीक है, तो बल्ब में जब यूज करते हैं तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बल्ब में, तो जो हीलियम आयंस हैं, मतलब हीलियम जो गैस है वो आयंस में टूट जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं वहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स में टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो हीलियम जो है हीलियम प्लस आयन में टूट जाते हैं। और ये जो होता है हीलियम जब प्लस आयन में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्टेबल था, लेकिन आपने इसको क्या किया, प्लस आयन में तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल होने की वजह से इसकी जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसका मूवमेंट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, और फास्ट मूवमेंट होने के बाद ये टंगस्टन के फिलामेंट से काफ़ी तेज़ी से कोलाइड करते हैं, और कोलिजन की वजह से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है, जो बल्ब आप ग्लो होता है ना, जो नॉर्मल आप बल्ब देखते हो ग्लो होता है, उसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से आप मान सकते हैं कि उससे और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर का टेम्परेचर, यू कैन से कि टंगस्टन जो है एक्चुअल में 1500 टंगस्टन जो उसकी टंगस्टन के बारे में बता रहे हैं, टंगस्टन जो है वो 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है ये एडजस्ट कर सकता है। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट का, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, यू कैन से रेसिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अब रेसिस्टिविटी हाई होती है यू कैन से, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट आपका होता है 1500 डिग्री सेल्सियस टू 2500 डिग्री सेल्सियस, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये हीलियम जो गैस है ना वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं बाय द टाइम, और इसको प्रोटेक्ट करते हैं। जो ग्लास का लेयर है ना उसको प्रोटेक्ट करते हैं ये। अगर वैक्यूम होता है इन द केस बल्ब में, तो वैक्यूम होता है तो उस केस में बल्ब जो है आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वो बर्स्ट हो जाता है, मीन्स फट जाता है, फूट जाता है, आप बोल सकते हैं उसको, ग्लास। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं उसके लेयर को, टंगस्टन के लेयर को भी प्रोटेक्ट करते हैं। एक लेयर बनाते हैं इसमें, आयोनाइज्ड गैसेस का लेयर बनता है जिससे वो प्रोटेक्ट करते हैं। एरोप्लेन में क्या होता है, देखो एरोप्लेन के टायर में आपको कंप्लीटली ऐसे कभी क्वेश्चन में नहीं आएगा हीलियम और नाइट्रोजन। ठीक है, अगर आपको हीलियम और नाइट्रोजन दोनों साथ में आ गए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा उसमें लिखना है, नाइट्रोजन टिक करना होगा। इसलिए कि देखो नाइट्रोजन का क्या होता है, वो एक्चुअल में नाइट्रोजन गैस जो है वो आपको इसमें भी भरा जाता है। जो आप मीन्स जो ये कुरकुरे वगैरह नहीं खाते, कुरकुरे चिप्स वगैरह, तो उसमें भी जो है वो कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते हैं, तो नाइट्रोजन गैस जो है ना उसमें फिलअप होता है। तो नाइट्रोजन गैस इसलिए फिलअप किया जाता है कि जो उसके ऑयल्स, जो उसमें ऑयल्स हैं, ऑयली सब्सटेंस हो गए, कुरकुरे में ऑयल्स होते हैं, तो ऑयल्स का फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो रैंसिडिटी कहा जाता है इन द टर्म्स ऑफ साइंस, यू कैन से रैंसिडिटी मतलब रैंसिड फूड। और रैंसिड जब होगा तो उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, और स्मेल चेंज हो जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस हम मिक्स करते हैं, और नाइट्रोजन गैस मतलब उसमें फिलअप करते हैं उस कंटेनर में, और उसको पूरा और एकदम जैसे बोल सकते हो बलून की तरह एकदम बनाते हैं, पफी बनाते हैं उसको, दैट्स वाई। तो उसमें नाइट्रोजन गैस, अब टायर्स है तो टायर्स के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, टायर्स के प्रोटेक्शन के लिए, अच्छे ड्यूरेबिलिटी के लिए एरोप्लेन के नाइट्रोजन गैस का ही मेनली यूज करेंगे वहाँ पे। ठीक है, कि फर्दर जो है टायर का और आयरन के साथ जो है कुछ मतलब जैसे कि रबिंग ना हो, उसकी वजह से टायर्स जो है बर्स्ट ना हो, खराब ना हो, तो नाइट्रोजन गैस हम वहाँ पे यूज करेंगे। यस, इट इज क्लियर टू यू ना? नेक्स्ट कोई किसी को डाउट? यस सर, इस टॉपिक से डिफरेंट है सर, SF6 की 3D शेप पूछनी है। यस सर SF6 मॉलिक्यूल है, हाँ, उसकी नहीं 3D तो shape केमिकल बॉन्डिंग में लोग सर पढ़े। मैं कल क्वेश्चन कर रहा था, थोड़ा डाउट है। ठीक है, उसको आपको क्लास के बाद बता देंगे, वो उसमें जो है लोन पे इलेक्ट्रॉन्स आपको सब चीज़ देखने होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने देखा कि बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो आपका 75% एनर्जी कंज्यूम करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम देखें
ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका कंज्यूम जो है वो ज़्यादा करता है, लेकिन ये ब्राइटर जो होता है वो कम होता है, ठीक है। ब्राइटर कम होता है मतलब कम प्रकाश देता है। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे अभी। तो ये समझ में आया सबको। अब इलेक्ट्रिक बल्ब, अब मरकरी, ठीक है, मरकरी बोल। अच्छा, हेलोजन लैम्प की अगर बात करें, हेलोजन लैम्प, तो हेलोजन लैम्प में क्या होता है, तो आपने बात की इसकी, देख लो हेलोजन लैम्प की, इसको बोलते हैं हेलोजन लैम्प। व्हाई इट इज कॉल्ड हेलोजन लैम्प्स? हेलोजन आपको पता ही है, तो हेलोजन लैम्प, अब इसमें देखो एक्चुअल में इसमें आपका आर्गन, आप बोल सकते हो इनर्ट गैस के साथ जो है वो सोडियम मिक्स होता है, ठीक है। तो आर्गन के साथ या टंगस्टन के साथ जो है, टंगस्टन फिलामेंट के लिए सोडियम का व्यवहार होता है। क्यों इसमें रखा जाता है? जो बल्ब ज़्यादा येलो, हेलोजन बल्ब आपने देखा होगा कि ज़्यादा येलोइश कलर प्रोड्यूस करता है, तो ज़्यादा येलोइश कलर जो प्रोड्यूस करता है वो सोडियम में काम करता है। जो हेलोजन लैम्प में सोडियम गैस, सोडियम एक तरह से आप बोल सकते हैं मेटल है, इट इज़ नॉट अ गैस, तो सोडियम इज अ मेटल, तो इसके साथ सोडियम जो है वो भरा जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि आर्गन गैस के साथ या टंगस्टन के साथ जो है वो सोडियम मेटल भी मिक्स होता है इसमें, टंगस्टन प्लस सोडियम इसके फिलामेंट में। तो सोडियम आपको पता है कि मोस्ट रिएक्टिव है, सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव इन द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ऑल ऑफ यू नो ना, सोडियम क्या होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। आपको पता है कि सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, अगर केरोसिन ऑयल में नहीं रखेंगे, इवन एयर में भी आप रखोगे तो बर्न होने लगता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई जादू दिखाता है, एग्जाम्पल इफ यू सी द मैजिक की रुमाल से आग लगा देना, तो एक्चुअल में क्या करते हैं, वो सोडियम रखे रहते हैं और उसको निकाल के सोडियम को, और जैसे ही वो रुमाल में रखते हैं, हैंडकरचीफ में या हैंकी में, तो वो बर्न करने लगता है। तो वो एक्चुअल में सोडियम होता है जो तुरंत ही, मतलब इंस्टेंटली जो है वो क्या करता है, फायर प्रोड्यूस करता है। तो दिस यू कैन सी दैट कि सोडियम इज अ वेरी हाई रिएक्टिव मेटल, सोडियम एज वेल एज पोटेशियम आल्सो, पोटेशियम को भी आप बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल होता है, ये मेटल में आते हैं, इसलिए बोलते हैं कि सोडियम हाई रिएक्टिव मेटल होता है, और एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ये विगोरसली बर्न करता है, मींस काफ़ी ज़्यादा फास्ट ये बर्न कर जाता है, एयर से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में डीप करके रखते हैं, डुबो के रखते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है सबको? तो दैट्स वाई तो हेलोजन लैम्प में हम टंगस्टन प्लस सोडियम मेटल यूज करते हैं फॉर द फिलामेंट ऑफ दैट हेलोजन बल्ब। क्लियर है पॉइंट? अब इसमें क्या होता है, आर्गन गैस तो भरी जाती है, नट गैसेस होगी। नेक्स्ट इज, अब सोडियम की वजह से यू कैन से कि येलोइश कलर is produced in the halogen lamp when the halogen lamps glow due to the presence of sodium। ठीक है, तो ये किसके प्रेजेंस से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, येलोइश कलर ऑफ द लैम्प इज ऑब्टेन्ड हियर। ठीक है, तो उस केस में येलोइश कलर जो होगा लैम्प का वो ऑब्टेन किया जाएगा, लोग बोल सकते हैं उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सोडियम की वजह से होता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। तो हेलोजन लैम्प में जो येलोइश कलर प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू विच मेटल? तो सोडियम मेटल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज, आप देखते हो मरकरी ट्यूब्स या इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब लाइट। तो मरकरी ट्यूब्स एंड ट्यूब लाइट, व्हाट यू कैन से अबाउट मरकरी ट्यूब्स एंड ट्यूब लाइट्स? तो आपको पता है कि इसमें मरकरी वेपर भरा जाता है, मरकरी वेपर, यू नो मरकरी वेपर। मरकरी वेपर जो होता है, समझिए इस पॉइंट को। और क्या होता है, और इनर्ट गैसेस भी इसमें भरते हैं, ठीक है, आर्गन में भर सकते हैं आप। तो अब देखो मरकरी वेपर में क्या होता है, ये वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है। तो वेपर के जब फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये एक्चुअल में क्या करता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करते हैं, मरकरी के थ्रू ट्यूबलाइट में जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये क्या करता है, एक अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोड्यूस करता है। एक अल्ट्रा वायलेट रेज मीन्स एक रेज प्रोड्यूस करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज, और उसकी वजह से जो है वो ग्लो करता है।
समझ में आया? तो एक अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोड्यूस करता है। कैसा रेज? अल्ट्रा वायलेट रेज यू कैन से। तो एक मतलब रेज टाइप का कुछ प्रोड्यूस करता है। यू कैन से कि मरकरी वेपर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये आयनाइज्ड हो जाता है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आयनाइज्ड हो जाते हैं, और आयनाइज्ड होने के बाद एक रे प्रोड्यूस करते हैं, रे। तो आप बोल सकते हैं कि अल्ट्रा वायलेट ना बोल के आप मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइक रेज प्रोड्यूस करता है, लेकिन उस रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। वो जो उसका वॉल होता है ग्लास बना हुआ होता है, तो उससे कोई हार्म नहीं होता है। इसमें चोक भी यूज़ करते हैं। ट्यूबलाइट में हमने देखा हुआ चोक उसके बीच में यूज़ किया जाता है। वो एक तरह का ट्रांसफार्मर की तरह होता है, वर्क करता है चोक एक्चुअल में क्या करता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ द चोक? कैन यू एक्सप्लेन मी? चोक का वर्क क्या होता है? चोक का जो वर्क होता है समझो, वो वोल्टेज को डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। जनरली इंक्रीज करने के लिए लगाया जाता है, जिससे कभी कभी आपने देखा होगा रेगुलर वोल्टेज सप्लाई नहीं आ रहा है डोमेस्टिक सर्किट्स में, ठीक है? तो सर्किट्स में जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं आ रहा है 220 वोल्ट का, कभी कभी जो है पहले के आपने देखा होगा कि आज से आप बिफोर ले लो, इन विलेजेस एरिया में आप देखोगे कि जनरली डिम लाइट आता था, 220 वोल्ट से कम वोल्टेज की लाइट आती है। यहाँ पे जो सिटीज हैं वहाँ पे तो फिक्स किया गया है, यस 220 वोल्ट एकदम देना ही है परफेक्टली, और इस तरह के जो है अप्लायंसेस भी हर एक जगह एमसीबीज वगैरह भी लगाए हुए हैं। लेकिन बट चोक जो है वो आपका पहले यूज किया जाता था, इसलिए मरकरी या ट्यूबलाइट में पहले चोक आते थे। अब तो खैर एलईडी का जो है जमाना के लाइट इमिटिंग डायोड का, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये समझ में आया सबको? तो ये चोक क्या करता है एक्चुअली में? ट्रांसफार्मर का स्मॉल ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करता है, स्मॉल ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करता है। यू कैन से दैट अ स्मॉल ट्रांसफार्मर मीन्स व्हाट, कि उसके वोल्टेज को बढ़ाता है। अगर वोल्टेज कम हुआ तो ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह भी वर्क करेगा। दिस विल वर्क एज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एंड अगर वोल्टेज स्टेप अप क्या करता है? वोल्टेज एक्चुअल में वोल्टेज को इंक्रीज करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है? और वोल्टेज को इंक्रीज करके शॉक क्या करेगा? वोल्टेज को इंक्रीज करके वो वोल्टेज को सप्लाई करेगा मर्करी ट्यूब्स में। मर्करी ट्यूब्स में जब सप्लाई करता है तो इन दैट केस व्हाट विल सी, इन दैट केस ब्राइटनेस होगा वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। समझ में आया ये पॉइंट? तो नेक्स्ट इसमें स्टेप डाउन भी होता है। स्टेप डाउन मीन्स चोक जो यूज होता था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन मीन्स वोल्टेज को रिड्यूस करता है, मीन्स यू कैन से दैट कि वोल्टेज को कम करता है, वोल्टेज को कम करने। तो जनरली ये वोल्टेज को ट्रांसफार्मर जैसे जब करंट जो है वो क्या होते थे? कम वोल्टेज के होते थे, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती थी वो कम वोल्टेज की होती थी। तो उसके अच्छा डोमेस्टिक जो सर्किट्स होते हैं उसमें वायरिंग का कॉम्बिनेशन कैसा होता है? पैरेलल होता है या सीरीज होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डोमेस्टिक जो वायरिंग होती है, डोमेस्टिक वायरिंग डोमेस्टिक वायरिंग जो होता है वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस आई थिंक। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जैसे देखो आप जब भी ये चीज समझना है आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो उस केस में आपका जब जैसे भी वायर जाएगा, अगर बीच में कोई एक पार्ट खराब भी हो गया, बल्ब जैसे आपका खराब भी हो गया, तो उस केस में वो डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, पूरे क्लोज सर्किट हो वो क्या करेगा? पैरेलल में कनेक्टेड है, दूसरा बल्ब तो ग्लो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका यहाँ पे एक है लाइट, दूसरी लाइट जो है वो एक लाइट खराब हो गई, दूसरी लाइट भी अपने आप, ऐसा तो है नहीं कि एक लाइट खराब हो गई तो उसकी वजह से दूसरी लाइट नहीं ग्लो करेगी, दूसरी लाइट तो ग्लो करेगी ना। इट मीन्स दैट ये कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर सीरीज में होता तो अगर एक ग्लो करता तो दूसरा जो है वो दूसरा भी अपने आप बंद हो जाता, दूसरा भी, उसके साथ जितने भी अप्लायंसेस हैं सब खत्म हो जाते। मीन्स फैन भी आपका ऑन नहीं होगा फिर अगर सीरीज में होते तो, फिर आपके जो भी अप्लायंसेस आप यूज कर रहे हो वो भी आपके ऑन नहीं होते, मतलब पूरा सप्लाई ही बंद। समझ में आता आ रहा है ये पॉइंट? तो इसीलिए जो है डोमेस्टिक वायरिंग में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं कि कम से कम एक चीज अगर खराब हुई वहाँ पे करंट या शॉर्ट सर्किटिंग हो गया तो दूसरे, अब मेन कनेक्शन में नहीं होना चाहिए, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि सर अब तो शॉर्ट सर्किटिंग हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ही नहीं हो रही, तो मेन कनेक्शन में नहीं होना चाहिए, जो मेन आपका कनेक्शन है वायर,
वहाँ पे नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट जो इसके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट्स हैं उसके बीच में हम लोग बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट्स में अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किटिंग भी हो गया तब भी आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है सप्लाई होता है। आपने देखा होगा कभी कभी कि शॉर्ट सर्किटिंग होने के बाद भी कुछ और अप्लायंसेस जो है वो चलते हैं, इसलिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है डोमेस्टिक सर्किट में। क्लियर है सबको? इसके बाद ट्रांसफार्मर की थोड़ी सी बात की, थोड़ी सी और डिटेल में थोड़ा सा बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। कल बताए थे लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा बताए थे, ठीक है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या था, हमने देखा था कि अब देखो ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल्स होते हैं, देयर आर 2 कॉइल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल्स होते हैं, फर्स्ट कॉइल इज प्राइमरी कॉइल एंड सेकंड कॉइल इज सेकेंडरी कॉइल। इससे क्वेश्चन आते हैं, तो प्राइमरी कॉइल एज वेल एज सेकेंडरी कॉइल, इसमें बोला जाता है सेकेंडरी कॉइल। देयर आर 2 कॉइल्स प्रेजेंट इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर दैट यू कैन से फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है सबको? स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में आपका, अब देखो प्राइमरी कॉइल में पूछा जाता है नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू हाउ मच अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन द सेकेंडरी कॉइल। तो जब स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होगा तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, मींस वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज करेंगे, वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या कर रहे हैं, वोल्टेज इज इक्वल टू इंक्रीज कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर दैट यू कैन से। तो यहाँ पे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं वोल्टेज को, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ना। तो इंक्रीज कर रहे हैं किसको, वोल्टेज को। क्लियर है सबको? अब देखो जब वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ कॉइल्स क्या होंगे, कम होंगे, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो आपके वायर्स के टर्न्स होते हैं। कॉइल में क्या होता है, आपने देखा होगा वायर्स, उसमें वायर्स की वाइंडिंग होती है उसमें, तो वायर्स जो है, वायर्स के जो नंबर ऑफ टर्न्स है मतलब घुमावदार, जैसे ये आपका कॉइल हो गया सपोज, तो कॉइल में ऐसे वायर के टर्न्स होते हैं इसमें, तो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। इसमें सेकेंडरी कॉइल में, तो इसमें 2 कॉइल होता है, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी कॉइल। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मींस वायर्स जो है काफी ज्यादा होने चाहिए। वो वायर जब सर्कुलर कॉइल होता है ना तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, उसके बाद जो जब करंट फ्लो होता है सर्कल में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से वोल्टेज भी बढ़ा देता है। तो ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए कि उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। जब एक समझ लो इस पॉइंट को, जब वायर जो है सर्कुलर कॉइल में मूव करेगा, इफ एनी कॉइल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ या सर्कुलर आप बोल सकते हैं कॉइल या सर्कुलर शेप, इन दैट केस द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इंड्यूस्ड। दिस फिनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसलिए बोलते हैं हम लोग कि जो ट्रांसफार्मर है वो किस पे वर्क करता है, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI दैट यू कैन से। क्लियर है पॉइंट ना? तो फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI दैट यू कैन से, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्राइमरी कॉइल, तो अब देखो for a transformer to be a step of transformer, the number of coils, the number of turns presenting primary coil in primary coil is less than the number of turns presenting the secondary coil. You can write down number of turns present in the primary coil is less than number of turns present in the secondary coil. This point is clear to you, all of you, I think. इसी में पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, मर्करी ट्यूब्स में ट्यूबलाइट में ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग LED भी पढ़ेंगे, तो उसके बाद CFL भी देखेंगे, CFL, ठीक है ना, CFL के बारे में पढ़ेंगे। Number of turns present in primary coil is less than number of turns present in the secondary coil. This point is clear to you, I think. अब इसमें देखो ये स्टेप अप में हो गया, स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन में देखोगे आप वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज डिक्रीज करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी कॉइल एंड नेक्स्ट इज सेकेंडरी कॉइल। तो नंबर ऑफ टर्न्स किस में ज्यादा होंगे, प्राइमरी कॉइल में। तो आप लिख लो नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन
present in primary coil is greater than number of turns present in secondary coil. Primary coil is greater than the number of turns present in the secondary coil. क्लियर है सबको? नेक्स्ट होता है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी पूछा जाता है. नेक्स्ट लिखो आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपका होता है नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं. समझ में आ रहा है ना आपको? यस आप. तो नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन द सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन द प्राइमरी कॉइल. तो यहाँ पे आपका होगा नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन number of turns in secondary coil upon number of turns in primary coil. You can say number of turns present in the primary coil. This point is clear to all of you now? Okay, so we can say that what about the transformation ratio in the case of a step up transformer? What can you say? क्या होगा? K की वैल्यू इस केस में क्या होगी? देखो the number of turns in secondary coil is greater than number of turns in the primary coil. ठीक है, in the case of a step up transformer you can say. तो step up transformer में K की वैल्यू क्या होगी? K की वैल्यू क्या होगी? greater than 1 होगी, इसलिए कि प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट होंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वो ज्यादा होंगे किससे? प्राइमरी कॉइल से. तो इस केस में K की वैल्यू जो है वो क्या होगी? आपको इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को K से हम डिनोट करते हैं, K से. तो इस केस में K जो है वो greater than 1 होगा. तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होगा वो 1 से बड़ा होगा. अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा? K की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1 हो जाएगी. क्लियर है सबको? राइट डाउन दिस पॉइंट. क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? लिखो इसको जल्दी, फास्ट, डू इट फास्ट. उसमें लिख लो आप सोडियम का तो लिख लिया ना वो. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें. मर्करी ट्यूबलाइट में लिख लो एक पॉइंट. द नॉर्मल ट्यूबलाइट्स आर फिल्ड विथ mercury vapor with argon. The normal tube lights are filled with mercury vapor with argon. An electric current, full stop. An electric current in the gas excites mercury vapor which produces short wave ultraviolet light that causes phosphor coating inside the bulb to glow. ठीक है, सबको समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि क्वेश्चन इसमें आता है कि मर्करी वेपर जो है ये आपका यूज हुआ. अब इसमें कौन सी लाइट प्रोड्यूस होती है? तो अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोड्यूस होती है. इसमें कौन सी लाइट प्रोड्यूस होती है? अल्ट्रावायलेट लाइट. और ये फॉस्फोर से जब क्या होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज या लाइट जो है वो फॉस्फोर से जब वो फॉस्फोर एक व्हाइट कोटिंग होता है उससे टकराते हैं तो वो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है. ये आपका हो जाएगा मर्करी ट्यूब से अर्थिंग, ताकि जो है आपका अर्थिंग ना हो, मतलब अर्दन वायर की तरह आप बिहेव ना करें.
ठीक है, आपका भी रेसिस्टेंस होता है। जब आप नॉर्मल वे में होते हो तो आपका रेसिस्टेंस होता है 10⁶ ओम। जब नॉर्मल आप हो तो आप जो 10⁶ ओम आपका रेसिस्टेंस होता है। जब आप भींगे हुए, अब जब आपका बॉडी वेट है, भींगा हुआ बॉडी है, तो उस केस में 10⁻² ओम हो जाता है। मतलब आप देखो 10⁴ टाइम्स से वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है आपका रेसिस्टेंस। जब आप क्या करते हो, भींग जाते हो, तो भींगने के केस में क्या होता है, जैसे ही आप कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई को आप टच करते हो जब भींगते हो, तो उस केस में बहुत ज़्यादा तेजी से शॉक लगता है। इस पॉइंट इज क्लियर ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CFL। CFL सेम एज वर्क करता है जैसे आपका मर्क्यूरी ट्यूबलाइट करता है, उसी तरह से CFL करता है। CFL का फुल फॉर्म क्या होगा? कैन यू टेल मी? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट। हाँ, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स। तो इसमें भी आपका जो यूज किया जाता है वो आर्गन गैस यूज की जाती है, और मर्क्यूरी भी यूज होता है इसमें, मर्क्यूरी वेपर भी यूज होता है इसमें। दैट यू कैन से, जैसे ही आपने देखा बर्स्ट होता है, या जैसे ही आपने देखा होगा कि जब भी आप इसको ओपन करते हो CFL को, तो उसमें एक वेपर सा सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होता है उस ग्लास के चारों तरफ, तो वो आपका मर्क्यूरी वेपर ही उसमें प्रेजेंट होता है। इसमें भी आर्गन गैस भरी जाती है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये मर्क्यूरी वेपर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्साइट करते हैं। एक्साइट होने के बाद उसमें अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस होती है। वो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो व्हाइट फॉस्फोर से, व्हाइट फॉस्फोर होता है इसमें, व्हाइट फॉस्फोर, और इससे ये टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, और कोलाइड करने के बाद व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करती हैं, एंड इट प्रोड्यूसेस व्हाइट लाइट। दैट यू कैन से इट प्रोड्यूसेस व्हाइट light. This point is clear to all of you or not? So when electricity is passed through this CFL, compact fluorescent lamps, in that case what you will see is that electricity excites the particles of the mercury vapor that is present inside the CFL, and when that particle excites, then it produces an ultraviolet light, and that ultraviolet light combines with white phosphor produces white light. That produces white light. This point is clear to all of you or not? This point is clear? तो ये क्या करता है आपका, प्रोड्यूस करता है white light। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका लाइट LED। LED को बोलते हैं हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। आजकल जो है आपको पता है ना LED बल्ब यूज होता है। तो ये जो है CFL की लाइफ स्पैन जो होती है वो बल्ब के अपेक्षा, नॉर्मल बल्ब के अपेक्षा ज़्यादा होती है। यू कैन से नॉर्मल बल्ब जो है वो ज़्यादा एनर्जी लेता है, ये जो है 75% एनर्जी यूज कर पाता है, 75% एनर्जी यूज करता है। ठीक है, ये इससे कम करता है। LED की लाइफ स्पैन जो होती है वो ज़्यादा होती है, किसके कंपेरिजन में? CFL के कंपैरिजन में। CFL की लाइफ स्पैन जो होती है वो आपका मैक्सिमम अगर हम बोले तो 8000 से 10,000 आवर्स तक होती है केवल इसकी लाइफ स्पैन। सबकी लाइफ स्पैन फिक्स होती है, 8000 से 10,000 आवर्स तक इसकी लाइफ स्पैन होती है। CFL की लाइफ स्पैन मीन्स क्या, इतना आवर्स तक ये ग्लो कर सकता है। नेक्स्ट इज, अगर बात करें आप LED की, तो LED की जो लाइफ स्पैन होती है वो 50,000 आवर्स तक होती है, 50,000 आवर्स तक, तो काफ़ी दिन तक चलता है आपका LED। और ये ब्राइटर लाइट प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू CFL। अब ऐसा क्या यूज किया जाता है LED में? LED इज व्हाट, लाइट इमिटिंग डायोड, एज ऑल ऑफ यू नो। तो डायोड के फॉर्म में यहाँ पे क्या यूज होता है? सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में क्या क्या हो जाएंगे आपके इसमें? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक हो जाएगा, एस होता है इसको बोलते हैं आर्सेनिक, ये सभी यूज होते हैं। सेमीकंडक्टर्स मींस क्या? आर्सेनिक वगैरह जो है, और क्या? सभी कंडक्टर ही हो गए ना, मेटलॉइड्स। हाँ, मेटलॉइड्स, मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्वालिटी हाँ, है। तो जो दोनों की क्वालिटी हो, हाँ आप बोल सकते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। तो ये आपका इसमें हो जाएगा सेमीकंडक्टर। तो हम जनरली जो LED में क्या यूज करते हैं? सेमीकंडक्टर। यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो LED में हम क्या यूज करते हैं? सेमीकंडक्टर। LED इज व्हाट, लाइट इमिटिंग डायोड। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अब देखो, हम आपने को पिछले क्लास में बताए थे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायर। तो
कौन कौन से थे? लाइव वायर थे और न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, ठीक है। तो अब आप बताओ कि लाइव वायर का कलर कैसा होता है? रेड होता है, सबको पता है। ये कलर भी इसके साथ लिख दिया। लाइव वायर का कलर जो है ये भी पूछा जाता है। लाइव वायर का कलर जो है वो आपका रेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर का कलर कैसा होता है जी? ब्लैक होता है, क्लियर है सबको। एंड नेक्स्ट होता है अर्थ वायर। अर्थ वायर का ग्रीन, सबको पता है। दिस इज ग्रीन। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस। नहीं, कलर मैटर नहीं करता, यू कैन से, बट ऐसा जनरली हम स्टैंडर्ड मानते हैं कि लाइव वायर का कलर जो है रेड होता है आपका, न्यूट्रल वायर का ब्लैक होता है, अर्थ वायर का ग्रीन होता है। जब तीनों वायर जो है कंबाइंड फॉर्म में हो, इन दैट केस यू कैन से दैट। इसका कलर डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारा मेजर्स बनाया गया है कि वायर जो है लाइव वायर इस कलर में होगा अगर तीनों एक साथ कंबाइन होंगे तो, और न्यूट्रल वायर जो है वो ब्लैक कलर का होगा, और जो है अर्थ वायर आपका ग्रीन कलर का होगा। एक मेजर्स बनाया हुआ है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वायर डाल रही है और कौन सा जो है वायर बना रही है। लेकिन ये ऐसा स्टैंडर्ड बनाया गया है कि रेड वायर जो होगा वो आपको लाइव वायर बनाना है, ब्लैक वायर यूज़ करना है न्यूट्रल वायर की तरफ, और अर्थ वायर जो हम लोग ग्रीन वायर को यूज़ करते हैं। तो एक्चुअल में देखो, आपका अर्थ वायर को हम लोग यूज़ करते हैं ना ग्रीन की तरह, तो और लाइव वायर को रेड की तरह यूज़ करते हैं, और न्यूट्रल वायर को ब्लैक की तरह। समझ में आया? यही पॉइंट है। नेक्स्ट आपका बचता है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में देखते हैं। ये इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, यू नो अबाउट दिस। ये जो है वो 20 मीन्स इससे जो है कितना गुना ज़्यादा, देखो आप 10,000 है, इससे 5 टाइम्स ज़्यादा क्या है ये एफिशिएंट है। कौन? एलईडी। एलईडी को इसलिए हम यूज़ करते हैं, और एलईडी काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर होता है सीएफएल से। इलेक्ट्रिक मोटर, सबसे पहले देखो आप इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होगा सर? यस, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर में डिफरेंस क्या? न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर में क्या डिफरेंस है? तो आपको पता है, यस, न्यूट्रल वायर क्या करता है? हाँ हाँ, नेगेटिव वायर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नेगेटिव वायर? वाई? देखो समझो इस चीज को। लाइव वायर में क्या होता है आपका? करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। अर्थ वायर क्या करता है? एक्सेस करंट ग्राउंड भेजती है। अर्थ वायर क्या करता है? जैसे बिना अर्थ वायर के, बिना अर्थिंग के आपका करंट फ्लो, मतलब करंट जो आप कह सकते हो करंट तो फ्लो होगा, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीटली फ्लो नहीं होता। इसलिए अर्थिंग से क्या होता है समझिए। अर्थिंग से क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन को पुशिंग एक फोर्स मिल जाता है, कूलम्बिक फोर्स जिसको बोलते हैं ना, कूलम्बिक फोर्स। तो उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं लाइव वायर में। न्यूट्रल वायर जो है, अब लाइव वायर में क्या होता है कि लाइव वायर आपका इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है, ठीक है। तो इसको पॉजिटिवली मानते हैं कि पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव वायर की तरह मानते हैं, राइट। न्यूट्रल में देखो, न्यूट्रल में क्या होता है आपका, उसका एक तरह से बोल सकते हैं कि उसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। अगर आपका लाइव वायर और अर्थ वायर है तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। इट डिपेंड्स, एक होता है ना ठंडा, एक गर्म, ऐसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो ठंडा इसी को बोलते हैं न्यूट्रल वायर को, और गर्म जो बोलते हैं वो आपको लाइव वायर को। समझ में आया? और अर्थ वायर तो आपका है ही। अर्थ वायर मीन्स अर्थ से वो करके, जैसे अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट को या कोई भी बोर्ड या स्विच को आप टच करते हैं, तो वो उसी टाइम एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है आपकी बॉडी से वो अर्थ लेने लगता है, इसलिए आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। दैट्स राइट, दैट इज द मेन रीजन। अगर आपको आपकी बॉडी से अर्थ उसे नहीं मिलता तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, फिर आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इसलिए कि आपकी बॉडी में वाटर के भी मॉलिक्यूल्स हैं प्रेजेंट। H2 हमको पता है ना, आपको 70% ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। हमारे ह्यूमन बॉडी में 70% क्या वाटर है, आपको पता है ना सब लोगों को। तो वो चीज़ है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो कैरियर है एक तरह से करंट फ्लो करने का। दिस पॉइंट इज क्लियर आई थिंक। तो अर्थ वायर आपका क्या करता है, उसको इंटेंसिटी प्रोवाइड करता है इस इलेक्ट्रिक करंट को प्रॉपर ग्लो के लिए। इलेक्ट्रिक मोटर देखो, इलेक्ट्रिक मोटर, किसी को और कोई डाउट इसमें? आपको कोई डाउट? आपको ओके। इलेक्ट्रिक मोटर देखो आपको क्या करता है कि इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यू कैन से दैट इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी into मैकेनिकल एनर्जी।
इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दिस पॉइंट इज क्लियर आई थिंक। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो भी हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो उससे उसको ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी फिनोमिना होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में इसमें कौन सा फिनोमिना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही बेस्ड होता है EMI। एक्चुअल में ये जो कॉइल होते हैं उसमें भी आपको मोटर्स में कॉइल होते हैं, आपको पता है कॉइल्स होते हैं, और कॉइल्स के थ्रू जो है वो कॉइल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस करते हैं उसमें पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं उस मोटर के थ्रू तो कॉइल का मूवमेंट होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी के अराउंड जो है वो मूव करता है, कौन, उसका जो कॉइल है, आर्मेचर जिसको बोलते हैं। दैट यू कैन से कि ये आपका से क्वेश्चन बस यही आते हैं कि मोटर का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, किसके ऊपर ये बेस्ड है। इस तरह से आपका ये मोटर हो गया, दैट यू कैन से ऐसे ही होता है ना ये बेस्ड, ठीक है। तो ये पार्ट देखो आप समझो, ये यहाँ पे आपका क्या होता है, मैग्नेट अटैच होता है। दिस इज योर मैग्नेट। कैसा मैग्नेट होता है ये, दैट यू कैन से कि बार मैग्नेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो योर मैग्नेट, ये बार मैग्नेट होता है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, आपने देखा होगा छोटे भी मोटर को आपने देखा होगा, छोटा जो मोटर होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होगा तो देखो ये जो है ये क्या करेगा, ये मूव करने लगता है और ये जनरेट करता है, ये इसको हेल्प करता है, कौन, जो मैग्नेट है वो हेल्प करता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होता है इधर की साइड में, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो मैग्नेट फील्ड के मतलब इस मैग्नेट का क्या होगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स में यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एज यू नो। तो ये इसको हेल्प करता है मूव करने में बॉटम की पार्ट में, और इसको ये जो मैग्नेट है जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होता है तो ये इसको मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में। तो इस तरह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर का मूवमेंट होता है। जो ये फिनोमिना जिसके ऊपर बेस्ड है ये, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट। ये आपका फिनोमिना जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस भी इसमें पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस फैराडे का आपको फिनोमिना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब हम पढ़ेंगे फिजिक्स में आगे, समझ में आया ना ये। इसलिए आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसमें थोड़ा सा आप देख लो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आप बताइए क्या होता है, थंब एज वेल एज थंब आपका यूज होता है उसमें, और क्या यूज होता है, कौन सा फिंगर, यस, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, फोर फिंगर बोलते हैं, समझ में आया ना। और ये क्या आपका पाम, इसमें यूज होता है। अब बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसे ये मैग्नेटिक इफेक्टिव इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ना है, ये फिर भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगता है, उसमें कौन कौन सा आपका फिंगर इन्वॉल्व होता है, तो थंब होता है, क्वेश्चन इनसे भी पूछे जाते हैं, फोर फिंगर एज वेल एज पाम, ठीक है। तो पाम, ये थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स को कौन शो करता है, पाम, दिस पॉइंट इज क्लियर ना। इसको ये करंट और ये किस चीज का डायरेक्शन, करंट का, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन, दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फोर्स का क्या करता है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, अच्छे से सोचिए। देखिए आप, ये जो है इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट या ये होगा, बताइए, ये होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट का, समझ में आया। तो ये इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, ये क्या होगा आपका डायरेक्शन उसका। तो देखो आप समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जब नीचे की तरफ मूव करेगा, तो जब नीचे की तरफ आप मूव करेगा अपर वाला पार्ट, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा, सीधा हाथ है, अच्छा सॉरी हाँ सॉरी, मतलब आपको समझोगे तो आपको वही दिखाई देगा, समझ में आया ये पार्ट, हम इसलिए आपको बता रहे थे। ये आप समझोगे तो आपको उल्टा दिखाई देगा, आप समझ रहे हैं इस पॉइंट को। आप अगर इधर बैठे होते ना तब आपको ये दिखाई देता। इट इज क्लियर और नॉट। जैसे आपको होता है ना लेटरली इन्वर्टेड, जैसे आप इस साइड में बैठे हो लेफ्ट, जैसे प्लेन में हम लोग देखते हैं कि रियल इन्वर्टेड होता है, तो जैसे कि आप लेफ्ट साइड में हो तो आपको ये जो है राइट लेफ्ट दिखता है, ठीक है। अगर आप इमेज के बारे में सोचोगे तो उसी तरह से सेम है, ये देख लो आप,
तो इसके लिए आपको उस साइड में बैठना होगा, तब आप प्रॉपर दिखाई देगा। इमेजिन करो कि आप उस साइड में बैठे हो बोर्ड के पीछे, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका पाम जो है वो डायरेक्शन शो करेगा इसका मैग्नेटिक फोर्स का, मतलब फोर्स अप्लाई होगा। इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है तभी तो ये मूव करता है। इस पॉइंट इज क्लियर आई थिंक। अब देखो ये जो होगा आपका ये क्या होगा, व्हाट अबाउट दिस, डायरेक्शन को शो करेगा, किसके डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक करंट को। और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ये मैग्नेट के टुवर्ड्स में, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी डायरेक्शन में होगा उसके टुवर्ड्स में जो है आपका ये रोटेशन होगा। तो इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स, इसमें कॉइल्स होते हैं, जैसे सोलेनॉइड आपने देखा होगा, इसमें कॉइल्स चारों तरफ से लपेटे हुए होते हैं। जितने ज्यादा कॉइल्स होंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा जो है मैकेनिकल एनर्जी इसमें से प्रोड्यूस होगी, मतलब उतना ज्यादा फास्ट जो है वो मूव करेगा। हीट एनर्जी का भी लॉस हो सकता है लेकिन काफी कम होता है, हीट एनर्जी भी लॉस होता है। यस यू कैन से कि हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है इसमें, जब मोटर मूव करता है तो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और हीट एनर्जी का लॉस होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ द हीट एनर्जी दैट यू कैन सी। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसमें टर्म है आर्मेचर भी बोला जाता है इसमें, आर्मेचर, ठीक है। तो ये सब हम आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में डिटेल में बताएंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसमें बस प्रिंसिपल पढ़ना है कि सब किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है आपका, इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को किसमें ट्रांसफर करता है, मैकेनिकल एनर्जी को आपका ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस इसमें और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है, इसलिए कि अब इलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज़ काफ़ी कम हो रहा है। अब ज़्यादा इन्वर्टर का हम लोग यूज़ करते हैं, बड़े टाइप में इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। इन्वर्टर क्या करता है वो, यू नो, देखो आप इलेक्ट्रिक जनरेटर के थ्रू जो प्रोड्यूस होता है जो करंट, उस करंट को क्या बोलते हैं, डीसी। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक जनरेटर में, वो कैसा होता है, डीसी होता है, डायरेक्ट करंट। दिस इज डायरेक्ट करंट। तब कहोगे सर डायरेक्ट करंट जो है वो, इसमें डायनेमो लगा होता है। देखो जैसे मैकेनिकल एनर्जी में डायनेमो, मैकेनिकल एनर्जी जैसे हम मूवमेंट उसका कराते हैं जनरेटर में, क्या करते हैं आप, हैंडल जो है फिक्स करते हैं, उसके बाद उसका मूवमेंट कराते हैं, तो उस केस में आप मैकेनिकल एनर्जी उससे प्रोवाइड करते हो। और जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी आप देते हो उसमें डायनेमो लगा होता है। तो डायनेमो एक प्रिंसिपल होता है। जैसे टरबाइन आपने देखा होगा, टरबाइन जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सेम एज हम प्रोड्यूस करते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड से क्या करते हैं, वाटर को फॉल कराते हैं टरबाइन के ऊपर। और टरबाइन के ऊपर जब फॉल, तो वाटर हाई एल्टीट्यूड पे होगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जब स्टोर होगी तो उसको आप टरबाइन पे फॉल कराओगे, और टरबाइन पे जब वो फॉल होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो वो टरबाइन जो है मूव करेगा, काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव करता है, तो वहाँ से आपका काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और उस वही काइनेटिक एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में डायनेमो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और उसके थ्रू जो है हम इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो इसी तरह से मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी सिमिलरली यू कैन से कि काइनेटिक एनर्जी, जब आप मूव कराते हो तो काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर ट्रांसफर होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो डायनेमो के थ्रू होता है, यहाँ पे डायनेमो, तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है यहाँ से फिनिश हो जाता है। सेफ्टी मेजर्स में आपको हम बताए ही थे, और उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसको हम लोग देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक पॉइंट आपका है जो सेफ्टी मेजर्स दैट यू शुड नीड टू टेक बिफोर व्हेन यू टच एनी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स या इलेक्ट्रिक सर्किट या कोई भी सर्किट्स आप टच करते हो, तो उस केस में जो है आपको जो सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से जो लगा हुआ आग है, फायर, उसको हम कैसे बुझाते हैं, पानी से, मिट्टी से, ओके। वाटर से हमें नहीं, कभी उसको क्या करना चाहिए, एक्सटिंग्विश करना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में वाटर कभी यूज नहीं करना चाहिए जब वो आग किससे लगी हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से, ठीक है। तो इन दैट केस वी कैन से दैट। और क्या सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं, एमसीबी, एमसीबी पता है ना सब लोगों को, एमसीबी क्या करता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमसीबी जो है मेन इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो पूरे डोमेस्टिक वायर्स में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। इससे भी क्वेश्चन जनरल साइंस में आपसे पूछे जाते हैं। सेफ्टी मेजर्स के बारे में पूछा जाता है, सेफ्टी मेजर्स एक बता दिया आपको। दूसरा आपको रबर आपके शूज वगैरह
पहनने हैं, बॉडीज में वेट नहीं होने चाहिए, इसलिए कि उस केस में जो है रेसिस्टेंस आपकी बॉडी का क्या हो जाता है, 10⁴ टाइम्स कम हो जाता है। दैट्स वाई प्लास्टिक क्यूब चलते हैं उसमें, प्लास्टिक क्यूब। प्लास्टिक के शूज, देखो प्लास्टिक के शूज में क्या होता है एक्चुअली, प्लास्टिक का शूज जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा थिनर होगा, लेयर बाय लेयर जो है उतना ज़्यादा मोटा नहीं होता। रबड़ के शूज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं लेयर बाय लेयर, और वो इंसुलेटिंग सब्सटेंस में हो जाता है। प्लास्टिक भी है ऑफ कोर्स इंसुलेटिंग सब्सटेंस, लेकिन ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंट जो होता है वो आपका रबड़ का होता है, रबड़ के शूज। दिस पॉइंट इज क्लियर आई थिंक, समझ में आया ना सबको। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ते हैं, कि इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपको दिया जाएगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको दे देगा, या पूछेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, मतलब अदर ऑप्शन दे देंगे। तो आपको क्या करना है, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, which gas are which gases are filled in fluorescent tube। ए नंबर आपको दिया हुआ है नियोन, बी नंबर आपको दिया हुआ है सोडियम, सी नंबर इज मर्करी एंड डी नंबर इज मर्करी एंड नियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द लाइट प्रोड्यूस white light लिख लो, how does the white light produce in the tube, so first लिखो to heat up the copper wire, and B नंबर ऑप्शन है आपका to heat up the filament, and C नंबर है to accelerate the atoms, and D number option is to oscillate molecule। क्लियर है? क्वेश्चन पूछा जाता है विच गैस इज फिल्ड इन नॉर्मल ट्यूबलाइट्स। तो नॉर्मल ट्यूबलाइट्स में भी आपको हम बताए हैं कौन सी गैस भरी जाती है, मरकरी वेपर विद आर्गन, ठीक है। और सर बल्ब में क्या होगा फिर? बल्ब में कौन सी गैस होगी? बल्ब में भी आर्गन गैस भरी जाती है, इनर्ट गैसेस आर्गन, नियोन, हीलियम, अकॉर्डिंग टू द पता है ना जिस तरह का बल्ब है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कितने वाट का है, उसकी पावर कितनी है। नेक्स्ट लिख, two wires have their lengths diameter and resistivity all in the ratio of 1:2. If the resistance of the inner wire is 10 ohm, if the resistance of the thinner wire is 10 ohm, then find the resistance of the other wire। A नंबर आपका हो जाएगा 10 ohm, B नंबर is 5 ohm, C नंबर is 15 ohm, and D नंबर is none of this।
अच्छा देखो, जैसे रेसिस्टेंस किसी भी वायर का R है, अगर उसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी डिवाइड करते हैं, यू नो ऑल R/5 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 R/5। तो 5 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है। क्लियर है ना, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको कर लिया आप लोगों ने। विच गैसेस आर फील्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, कौन सा गैस है? मरकरी एंड नियोन, ठीक है, ये डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ डज आर्गन का इसमें होगा, तो नियॉन भी आर्गन नहीं तो इनर्ट गैसेस बस भरी जाती है। इनर्ट गैसेस में कौन कौन सी होती है समझिए यहाँ पे। इनर्ट गैसेस में आपका हो जाता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, ये सभी होते हैं। तो आपने जेनॉन का भी देखा होगा। तो नियॉन और आर्गन मेनली हम लोग भरते हैं, फिलअप करते हैं ये। तो हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, ये सब तीनों गैसेस काफी मोस्टली यूज की जाती हैं लैंप के लिए, फ्लोरेसेंट ट्यूब के लिए, दैट यू कैन से। हाउ डज द व्हाइट लाइट प्रोड्यूस इन द ट्यूब, तो व्हाइट लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है? टू हीट अप द फिलामेंट, फिलामेंट जब हीट होता है तो वहां से व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होता है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, टू वायर्स हैव देयर लेंथ्स, डायमीटर एंड रेसिस्टिविटी ऑल इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो सभी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:2। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर रेजिस्टेंस थिनर वायर का 10 ओम है तो अदर वायर का क्या होगा, ठीक है। तो थिनर वायर का 10 ओम है तो अदर वायर का क्या होगा? अदर वायर हमें नहीं पता है कौन सा है, मोटा है या पतला है, थिकर है या थिनर है। तो सबका वायर्स लेंथ, डायमीटर और रेसिस्टिविटी। तो डायमीटर मींस व्हाट, एरिया हो जाएगा पाई स्क्वायर। तो देखो सबका रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:2। आपको पता है ना R इज इक्वल टू, अब देखो R इज इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू L अपॉन ए। ये R1 हो गया फर्स्ट के लिए। अब देखो सेकंड वायर के लिए, एंड रेसिस्टिविटी ऑल इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो फर्स्ट वायर के लिए ये हो गया, सेकंड वायर के लिए क्या होगा? R2 इज इक्वल टू रो 2 है तो 2 रो हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस 2 रो इनटू दिस बिकम्स 2L अपॉन ये A स्क्वायर है। ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 4 टाइम्स होगा इसमें चेंज। एरिया में कितना चेंज होगा? 4 टाइम्स। समझ में आ रहा है कैसे? ये 4 ही हो जाएगा। लेंथ में तो 2L चेंज होगा लेकिन ये 4 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे? क्लियर है। एरिया आपका क्या होता है? एरिया ऑफ वायर पाई स्क्वायर। नो अबाउट दिस। तो जब R जो है रेडियस, इसका डायमीटर जब ट्वाइस है, डायमीटर ट्वाइस है तो रेडियस भी क्या होगा? ट्वाइस होगा। तो एरिया कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको? नहीं आ रहा है? आपको आ रहा है? ठीक है। एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा तो 4 टाइम्स ये कितना बचेगा आपका? रो इंटू L अपॉन ए, मतलब सेम होगा। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? रेसिस्टेंस आपका अदर वायर का भी कितना होगा? सेम होगा, इसलिए कि R1 और R2 दोनों इक्वल आ गया ना। दिस इज क्लियर ना? तो ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक, तो फर्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जब भी करंट मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो कंपास निडल रखेंगे और देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट मूव करता है तो उसका कंपास निडल का डायरेक्शन किधर होता है? क्लॉकवाइज होगा तो कंपास निडल का डायरेक्शन किधर मूव करेगा। फिर टाइप्स ऑफ मैग्नेट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे सोलेनॉइड के बारे में।